नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। जायद में कद्दू की खेती कम समय में अधिक आय का जरिया। पशुओं में पाइका रोग की समस्या और रोकथाम के उपाय। देश में किसान अब कम वक्त में ज्यादा मुनाफा देने वाले फसलों की खेती को ज्यादा तरजीह देने लगे हैं। कद्दू भी इसी तरह की एक फसल है। इसकी खेती कर किसान सिर्फ 3 महीने के अंतराल में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप कैसे करें जायद में कद्दू की खेती, इसके लिए देखिए अन्नदाता की ये खास प्रस्तुति। किसान भाइयों, कद्दू की फसल के लिए शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु को अच्छा माना जाता है। हमारे देश में कद्दू की खेती बारिश के मौसम में की जाती है, लेकिन गर्मियों का मौसम कद्दू के पौधे की वृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त बीजों के अंकुरन के लिए 20 डिग्री तापमान और फलों की अच्छी वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री के तापमान को अच्छा माना जाता है। इसलिए यदि आपके पास सिंचाई जल की भरपूर व्यवस्था है तो आप गर्मी के मौसम में कद्दू की खेती करके कम समय में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कद्दू की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना जरूरी होता है। तो इनमें प्रमुख है पूसा विश्वास, काशी उज्जवल, DAGH 16, काशी धवन, पूसा हाइब्रिड 1 इत्यादि। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके कद्दू का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कद्दू की खेती को करने के लिए उचित जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। कद्दू की फसल की अच्छी वृद्धि के लिए गर्म और आर्द्र दोनों ही जलवायु को उपयुक्त माना जाता है। इसकी फसल में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिक जल भराव वाली भूमि को इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता। कद्दू की अच्छी फसल के लिए जमीन का pH मान 5 से 7 के मध्य होना चाहिए। कद्दू की फसल को खेत में लगाने से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर देनी चाहिए। इसके बाद कल्टीवेटर से खेत की जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लिया जाता है। उसके बाद कुछ दिनों के लिए खेत को ऐसे ही छोड़ दे ताकि मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग सके। फिर आप खेत में पुरानी गोबर की खाद को डालकर अच्छे से मिट्टी में मिलाएं। खाद को ठीक से मिट्टी में मिलाने के बाद पाटा लगवाकर भूमि को समतल बना लेना चाहिए। यदि आप कद्दू के पौधे से अच्छी पैदावार प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रासायनिक उर्वरक देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम और पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत तैयार करते समय उपयोग करें। उसके बाद 40 किलो नाइट्रोजन को खड़ी फसल में सिंचाई करते समय 2 बार देना चाहिए। कद्दू के बीजों की रोपाई पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च या अप्रैल के महीनों में की जाती है और वहां स्थान जहां सिंचाई कम की जाती है वह इसके लिए बीजों की रोपाई को बारिश के मौसम में जून में करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में कई क्षेत्रों में इसे अगस्त माह में उगाया जाता है। कद्दू के बीजों की रोपाई को किसान अपने हाथ से ही करते हैं। 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 3 से 4 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। बीजों को खेत में लगाने से पहले उन्हें थीरम या मैकोजेब की उचित मात्रा का घोल बनाकर उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बाद इन बीजों को खेत में तैयार की गई क्यारियों के बीच में तकरीबन 4 से 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। वही रोपाई किए गए बीजों के मध्य तकरीबन 1 से 1.5 फीट की दूरी रखें। इसमें पौधे के विकसित होने में आसानी होगी।
कद्दू के पौधे में बीजों के अंकुरन के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। पर्याप्त मात्रा में सिंचाई होने पर ही इसके पौधे पर लगने वाले फल अच्छे से विकास कर पाते हैं। कद्दू के खेत में नमी को बरकरार रखने के लिए बीज रोपाई के 3 से 4 दिन के अंतराल में सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में इसके पौधे को सप्ताह में 1 बार पानी देना जरूरी होता है। कद्दू के पौधे का फैलाव बेल के रूप में होता है, इसलिए इसके पौधे को खरपतवार नियंत्रण की अधिक आवश्यकता होती है। इसके पौधे को 2 से 3 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। इसकी पहली गुड़ाई को बीज रोपाई के तकरीबन 20 से 25 दिन बाद करना चाहिए और दूसरी निराई गुड़ाई को 40 से 50 दिन के मध्य करना चाहिए। इसके साथ गुड़ाई के समय पौधों की जड़ों पर मिट्टी को चढ़ा देना चाहिए। कद्दू के पौधों में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए बीज रोपाई के पश्चात बाशालीन की उचित मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इन बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि गर्मी के मौसम में कद्दू की खेती करते हैं तो आपको आने वाले समय में अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को उद्धव ठाकरे का बड़ा फैसला। ईसीआई के फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा उद्धव गुट। शिवसेना का नाम और चुनाव निशान चुनाव आयोग के एकनाथ शिंदे गुट को दिया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी का आजादी में नहीं कोई योगदान, बीजेपी का राष्ट्रवाद से नहीं कोई संबंध। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत। प्रदेश के ज्यादातर किसान पशुपालन से जुड़े हुए हैं और अच्छी आय भी कमा रहे हैं, लेकिन इन पशुओं को आपने इधर उधर अखाद्य पदार्थों जैसे पॉलीथीन, जूते चप्पल, मिट्टी खाते हुए देखा होगा। इसे पाइका रोग के नाम से जाना जाता है। ये पशुपालकों के लिए गंभीर समस्या है। तो इस समस्या से अपने पशुओं को कैसे बचाएं और इसका समाधान कैसे करें, आइए जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भरत महतो से। किसान भाइयों नमस्कार। ये पाइका नामक जो बीमारी होती है, ये विशेष करके हमारे जो पालतू पशु होते हैं उसमें से भी जो दुधारू पशु होते हैं उन सबों में इस रोग की होने की संभावना अधिक होती है। जैसे हमारे गायों में सभी नस्ल के देसी नस्ल हों या फिर संकर नस्लें हों, भैंसों में, बकरियों में, भेड़ों में इस तरह के ये बीमारी देखी जाती है। पर इन सबों में अगर तुलनात्मक रूप से कहें तो हमारे जो दुधारू पशु हैं उन सबों में इस बीमारी की होने की संभावना अधिक होती है। इसके कारण में ऐसे तो कई तरह के कारण होते हैं, पर पाइका बीमारी का जो सबसे मुख्य कारण होता है ये मिनरल के अभाव के कारण। शरीर में कई तरह के खनिज पदार्थों की ज़रूरत होती है जो शरीर के सभी उपापचय क्रियाओं को समुचित रूप से चलाते हैं। तो इसमें विशेष करके फास्फोरस, सोडियम और मैग्नीशियम की अचानक कमी होने के कारण पशुओं में ये बीमारी होने की संभावना रहती है। फास्फोरस की कमी पशुओं में आमतौर पर लंबे समय तक अपर्याप्त मात्रा में चारा लेने से उत्पन्न होती है और लंबे समय तक पशुओं के आहार में फास्फोरस की कमी के कारण क्रोनिक फास्फोरस की कमी हो जाती है। इस प्रकार की फास्फोरस की कमी शुष्क क्षेत्र में चरने वाले पशुओं में पाई जाती है, क्योंकि इन स्थानों की मिट्टी में स्वाभाविक रूप से फास्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है। हम खनिज पदार्थों की जो बात कर रहे हैं, इनकी कमी होने के भी कई कारण होते हैं। जैसे कोई किसान भाई क्या होते हैं कि दुधारू पशुओं को उचित मात्रा में हम मिनरल मिक्सचर अलग से नहीं दे पाते हैं। जो मिनरल मिक्सचर उनके खाद्यान्न पदार्थों, जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हीं से जो आते हैं उसी से उनका काम चलते रहता है। पर होता क्या है कि जो दुधारू पशुओं में होते हैं उन सबों में दूध के द्वारा, दूध में से ये जो मिनरल्स हैं जैसे फास्फोरस हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, ये काफ़ी मात्रा में बाहर निकल जाते हैं। तो जब तक हम इनको
राशन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं, माने अतिरिक्त खनिज पदार्थ जब तक हम लोग नहीं देते हैं तो उसकी आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है और शरीर में धीरे धीरे इसकी मात्रा घटते जाती है। और धीरे धीरे करते करते कुछ दिनों में ये जो हमारे पशु हैं, दुधारू पशुएं हैं या जो दुधारू नहीं हैं, उन सबों में भी इस बीमारी को आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो किसान भाई फाइबर, जो रेशा की मात्रा होती है, संतुलित आहार में अगर रेशा की मात्रा भी उचित मात्रा अगर न रखी जाए तो ये बीमारी होने की संभावना होती है। इसके साथ अगर शरीर में उनके जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं, विशेष करके अंतःपरजीवी में जो गट एक्टिंग पैरासाइट्स हैं, मतलब जो हमारे आहार नली में जो परजीवी होते हैं, उन सबों की संख्या भी अगर बहुत अधिक हो जाए तो मिनरल की कमी, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम जैसे पदार्थों की कमी हो जाती है और इसके कारण पाइका रोग उत्पन्न हो जाता है। पाइका रोग पीड़ित पशु में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं जिन्हें देखकर आप रोगी पशुओं को आसानी से पहचान सकते हैं। इन लक्षणों में पशु खाद्य पदार्थ के अलावा अखाद्य पदार्थ जैसे ईंट, पत्थर, मिट्टी, मल मूत्र, कागज, कपड़े आदि खाने लगते हैं। इसके अलावा पशुओं के स्वास्थ्य में गिरावट और कमजोरी, प्रजनन संबंधित विकार आदि भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के लक्षण अगर दिखाई पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके पशुओं में इन खनिज पदार्थों की कमी हो गई है और इस रोग से आपके पशु ग्रसित होने जा रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके, अभी जो हम कारण बताए थे आपको इसके होने के, जैसे आप नियमित रूप से दूध के मात्रा के अनुसार में आप मिनरल मिक्सचर अतिरिक्त के जरूर दें। साथ साथ अगर मिनरल ऑरली जो दे रहे हैं, जो खाना के साथ दे रहे हैं, उससे अगर पूर्ति नहीं हो पा रही है तो बहुत सारे फास्फोरस के इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध रहते हैं। आप कुछ दिनों तक में 2-3 दिन तक उसके इंजेक्शन भी चला के उसके शरीर में इन खनिज पदार्थों की आपूर्ति यथाशीघ्र कर सकते हैं। और किसी में अगर बहुत अधिक कमी देखी जा रही है, बहुत लक्षण इसके प्रोडक्शन घट गया है, चलने फिरने में परेशानी हो रही है, वो मसल्स में जो मांसपेशियों में है उसमें कमजोरी आने लगी है, तो आप इनको जो IV इन्फ्यूज़न हम कहते हैं, जैसे आप सीरा में भी फास्फोरस के जो दवा आते हैं, जो सीरा में चढ़ाने के लिए स्पेशली आते हैं, उन सबों का भी डॉक्टरी परामर्श के अनुसार में आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संक्रामक रोगों के अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पशुओं की उत्पादन क्षमता कम कर देते हैं। ये रोग ज्यादा भयानक नहीं होते हैं, लेकिन समय पर सही इलाज नहीं कराने पर काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। पाइका रोग पशुओं का एक ऐसा ही डिसऑर्डर है। इस रोग से पशुओं को बचाने के लिए संतुलित आहार प्रबंधन और देखरेख अच्छी तरह से करना चाहिए। इन सबों के अलावा भी आप जैसे कृमिनाशक की दवा आप नियमित रूप से ज़रूर पिलाएं अपने जानवरों को। आपने जो खाना है आप जो दे रहे हैं, संतुलित आहार दे रहे हैं, उसमें देखें कि जो 24 आवर की, जो दिन भर की जो आहार है, उसमें उचित मात्रा में रेशा उपलब्ध है कि नहीं, इन सबों को भी देखें। अगर आप इस तरह के प्रबंधन करते हैं तो इस बीमारी से आसानी से आप निजात पा सकते हैं और जो जानवर इस बीमारी से ग्रसित है उन सबों को भी आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पहले से सजग रहें आपके दुधारू पशुओं के प्रति, और जो दुधारू पशु नहीं है उन सबों के प्रति भी इन उपायों के साथ आप अगर सजग रहते हैं तो पाइका बीमारी से बहुत आसानी से आप बचाया जा सकता है, अपने पशुओं को बचा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को उद्धव ठाकरे का बड़ा फैसला। ईसीआई के फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा उद्धव गुट। शिवसेना का नाम और चुनाव निशान चुनाव आयोग के एकनाथ शिंदे गुट को दिया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी का आजादी में नहीं कोई योगदान, बीजेपी का राष्ट्रवाद से नहीं कोई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि परामर्श भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भोपाल नई दिल्ली से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के आधार पर और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ से जारी किया गया है। ऐसे में जिला टीकमगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में जिला टीकमगढ़ और इससे लगे जिलों में आम तौर पर मौसम शुष्क और आसमान साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने तथा न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल में तना बेधक कीट का प्रकोप हो रहा है, अतः किसान भाई निरीक्षण करते रहें। इसके नियंत्रण के लिए ट्राइजोफास 40 ईसी दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में माहू, जिसे एफिड भी कहते हैं, कीट के शिशु और वयस्क दोनों ही हानिकारक अवस्थाएं हैं। इस कीट के अधिक प्रकोप होने पर नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवा की 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर जरूरत के हिसाब से 2 से 3 बार छिड़काव करें। आने वाले दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना को देखते हुए चना की फसल में इल्ली की सक्रियता बढ़ सकती है, अतः किसान भाई फसल का निरीक्षण करते रहें और एक पौधे पर जब 2 से 3 इल्लियां दिखाई देने लगे तो इसके नियंत्रण के लिए फ्लूबेंडीमाइट 39.35 SC दवा की 100 ग्राम मात्रा अथवा इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 250 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। वर्तमान मौसम भिंडी की अगेती बुआई के लिए अनुकूल है, इसलिए किसान भाई पूसा E4, परभनी क्रांति, पंजाब 7, अर्का अभय, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, हिसार उन्नत, VRO 6, पूसा सावनी और पूसा मखमली क्रांति किस्मों का चयन करें। बीज को 3 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें। धनिया, सेम और टमाटर की फसल में माहू का प्रकोप बढ़ सकता है, अतः किसान भाई फसल का निरीक्षण करते रहें और बचाव के लिए फिप्रोनिल 5 SG दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। फूल गोभी, गोभी और बैंगन आदि में लीफ कटर कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई फसल का निरीक्षण करते रहें। बचाव के लिए ट्राइजोफास 40 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें और दवा छिड़काव करने के बाद 7 दिन तक सब्जी न तोड़ें। किसान भाई पशुओं को खुरपका, मुंहपका और गलघोंटू रोग से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं ताकि इनके अंदर रोग रोधक क्षमता का विकास हो सके। दूध देने वाले पशुओं को हरे चारे में बरसीम के भूसा या सूखा चारा मिलाकर खिलाएं, साथ ही साथ उन्हें ताजा पानी पिलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मुगोलिया, जिला इंदौर के कृषक चिम्मन लाल ने। ये ऑयस्टर मशरूम की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो चिम्मन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जैसे कि हम मशरूम की बात कर रहे हैं तो मशरूम बहुत सारी प्रजातियां हैं जो हमारे इंडिया में उगाई जाती है, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है वो है ऑयस्टर मशरूम का, जिसको आसानी से हम लोग उगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा तौर पर इसको उगाया जाता है किसानों के द्वारा। पिछले कुछ सालों में भारतीय बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी है। जिस हिसाब से बाजार में इसकी मांग है उस हिसाब से अभी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आमतौर पर ऑयस्टर मशरूम को भारत में ढिंगरी मशरूम के नाम से जाना जाता है। इसकी बहुत सारी डिफरेंट प्रजातियां हैं जो कि हम लोग उगाते हैं, जिसमें फ्लोरिडा है, सरजोर काजू है, ऑस्ट्रियोइड्स है, सेप्रिएडस है, फ्लेविडेटस है,
एंड सिट्रिनिलिया बिलियर्टस है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रजाति उगाई जाती है वो प्लोरियटस फ्लोरिडा की उगाई जाती है। उसी के साथ में कुछ और भी जो उगाई जाती है, जैसे साजर काजू है, उसको भी लोग उगाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना टेम्परेचर होता है कि किस टेम्परेचर पे किस तरह का हम लोग मशरूम को उगा सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम में दूसरी मशरूम की तुलना में औषधीय गुण भी अधिक होते हैं। इसकी खेती के लिए भूसा, पॉलीबैग, कार्बेडाजिम, फार्मलिन, स्पॉन आदि की जरूरत होती है। ऑयस्टर मशरूम की खेती सितंबर से लेकर मार्च महीने तक आसानी से की जा सकती है। सबसे पहले कंपोस्ट बनाते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए हम लोग चावल का भूसा है, हम चावल का भूसा ले सकते हैं, साथ ही हम गेहूं का भूसा भी ले सकते हैं। भूसे को हम लोग रात में शाम को भिगो देंगे। भिगोने के लिए हमें क्या प्रोसेस लगता है कि उसमें एक बेविस्टिन पाउडर आता है जो कि एंटी फंगल होता है, उसको हमें 2 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में डालना पड़ता है। साथ ही फॉर्मेलिन होता है, उसको हम लोग 2 ml पर लीटर, 2 ml 1 लीटर में डालते हैं। इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम लोग 100 kg का भूसा बना रहे हैं तो 100 kg के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 1000 kg का अगर भूसा बना रहे हैं तो पर केजी के हिसाब से 1000 kg को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और भूसा भिगोने के बाद रात भर इसको पूरी तरह से किसी टब में या फिर कोई टंकी भी ले सकते हैं आप लोग, उस टंकी के अंदर इस भूसे को इस तरह से फॉर्मुलेट करके ढक करके पानी में रखते हैं। पूरी तरह से पानी ऊपर तक होना चाहिए इसमें। रात भर भिगोने के बाद 12 घंटे के बाद हम लोग सुबह इसको उस टंकी से बाहर निकालते हैं। थोड़ा हवा देंगे हम हमारे भूसे को, ताकि ये 60 से 70% इसमें मॉइस्चर बचे। उसका मॉइस्चर हमें देखना पड़ता है कि हवा में हम लोग मुट्ठी में उसको भर के देखेंगे कि मुट्ठी में भरने के बाद उसका पानी ऐसा तो नहीं कि टपक रहा है मुट्ठी से। अगर पानी टपक रहा है इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। अगर पानी नहीं टपक रहा है, सिर्फ उंगलियों के बीच तक उसका पानी जा रहा है, तो ये हम समझते हैं कि हमारा जो कंपोस्ट प्रिपेयर हो रहा है वो बहुत सही तरीके से प्रिपेयर हो रहा है। उसके बाद हम लोग इसमें अपना बुआई शुरू कर सकते हैं। बुआई शुरू करने के लिए स्पॉन होता है, जिसका जो बीज होता है उसको हम लोग स्पॉन कहते हैं। बोने के लिए हमें पीपी बैग्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि हम लोग एटलीस्ट 5 से 10 kg तक भूसा जो हमने कंपोस्ट बनाया है वो भर सकें। पीपी बैग मतलब पॉलीथीन बैग होता है। उस पॉलीथीन बैग में हमें पहले कंपोस्ट डालते हैं। कंपोस्ट के बाद हम लोग उसमें बीज को, जिस तरह से हम लोग खेतों में भी बीज डालते हैं उसी तरह से हम लोग बीज को इसमें भी डालते हैं। फिर उसके बाद फिर कंपोस्ट डालते हैं, जिसको हम लोग लेयरिंग कहते हैं। कंपोस्ट डालने के बाद फिर उसमें बीज डाला जाता है चारों तरफ। उसके बाद फिर से एक लेयरिंग की जाती है। इस तरह से हम लोग 5 लेयरिंग करते हैं और पीपी बैग हमारा तैयार हो जाता है। अब हमें इस जो हमारे पॉली बैग्स जिसको हमने बनाया है, बीज बोया है, उस बीज को रखने के लिए हमें रूम प्रिपेयर करना पड़ता है। किसी भी तरह की आप झोपड़ी बना सकते हैं। आपके पास अगर कोई रूम है तो आप उस रूम को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोग खिड़कियाँ दरवाजे बंद रहें, क्योंकि इसको अंधेरे की ज़रूरत पड़ती है। मशरूम को जब भी हम उगाते हैं तो उन्हें 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही उगाया जाता है। सहूलियत के हिसाब से आप लोग झोपड़ी बना सकते हैं, लेकिन उस झोपड़ी को स्टेराइल करना पड़ता है। स्टेराइल मतलब कि उसमें से जो भी कंटेमिनेंट्स रहते हैं, जैसे फंगस भी हो सकती है, कीट भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, उन्हें हमें ख़त्म करना रहता है। तो हमें फॉर्मेलिन का जो घोल होता है 2 ml पर लीटर के हिसाब से, उस फॉर्मेलिन के घोल को पूरे रूम में छिड़काव करना पड़ता है, जिससे कि जो भी कीट होंगे, फंगस होगी, जो भी डिसीज लगने वाली होगी, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना पहले रूम तैयार करेंगे। रूम में रखते हैं, उसके पहले हमें जो पीपी बैग हमने बनाए हैं उसमें थोड़े होल करने पड़ते हैं, छेद करने पड़ते हैं। जैसे अगर आपका 10 kg का पीपी बैग आपने बनाया है तो कम से कम आप उसमें 8 से 10 होल्स कर दीजिए। इसके बाद पॉलीथीन बैगों को 10 से 12 दिन के लिए मशरूम गृह में रस्सी के माध्यम से लटका दिया जाता है, और जब भूसा पूरी तरह से सफेद हो जाता है तो पॉलीथीन को ब्लेड की सहायता से काटकर निकाल दिया जाता है। जब भी हम मशरूम लगाते हैं, ऑयस्टर मशरूम की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है अंदर। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें सुबह एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए और शाम को 5 मिनट्स के लिए दरवाजों को और खिड़कियों को खोलना चाहिए। 7 दिन के बाद अगर हमें ऐसा लगता है कि ऊपर का जो भूसा है वो सूखने लगा है, हमारे जो कंपोस्ट है सूखने लगा है, तो आपको जिस तरह से आप लोग खेतों में जो यंत्र होता है जिसमें कि आप लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव करते हैं, उस तरह के यंत्र से आप पानी का छिड़काव उसमें कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, केवल एक छिड़काव कि उसमें एक नमी बनी रहे, बस वही हमें देखना है। अंदर नमी बनी रहती है, सिर्फ ऊपर का नमी आपको मेंटेन करना है। और 14 से 15 दिन के बीच में आपके पिनहेड्स आने शुरू हो जाते हैं और महीने भर में हमारी फसल आना तैयार हो जाती है। जो हमारा फ्रूट आ गया है, जो हमारा मशरूम आ गया है, उसकी तुड़ाई किस तरह से की जाए,
क्योंकि क्या होता है बहुत बार लोग ना सीधे खींच लेते हैं, अगर वो सीधे खींच लेते हैं तो उसी में सेकंड टाइम आना बहुत मुश्किल हो जाता है मशरूम का। तो उसको तोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसको जो आपका फ्लावर आया है उसका मशरूम का पूरा पिन हेड के बाद में जो फ्लावर आया है उसको पूरी तरह से धीरे से घुमाएं और घुमाने के बाद आप उसको तोड़ें। तो उससे क्या होगा कि उसको अंदर नुकसान नहीं होगा और दूसरी बार फिर से उसी मशरूम की फसल आ जाएगी, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिले। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।